नमस्कार बच्चों, अंग्रेजी कक्षा में एक बार आपका फिर स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे टेंस। तो टेंस में हमने पहले वाक्यों के प्रकार पढ़े, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा। अब मैं आपको टाइम और टेंस की संकल्पना को समझाना चाहता हूँ। तो टाइम को हम यदि हिंदी में उसका अर्थ लें तो हम इसको कहते हैं, टाइम को कहते हैं काल। और बच्चों, टेंस को भी सामान्य अर्थ में यदि किसी से अर्थ पूछा जाए तो वो यही बताता है कि टेंस का मतलब हो गया काल। तो फिर टेंस का मतलब भी काल हो गया और टाइम का मतलब भी काल हो गया, तो फिर दोनों में क्या अंतर है? तो फिर टेंस को टाइम क्यों नहीं कहते या टाइम को टेंस क्यों नहीं कहते? तो इस संकल्पना को समझने के लिए हम इस बात का एक उदाहरण ले सकते हैं कि समय जो है, जैसे समय को 3 भागों में हम बांटते हैं। जैसे वर्तमान काल होता है, वर्तमान काल, और एक होता है जो बीत गया, वो भूतकाल, और जो आने वाला समय उसको हम कहते हैं भविष्यकाल। तो ये समय के 3 भाग हैं, यानी टाइम के 3 भाग हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। तो समय और टेंस में हम यही अंतर ले सकते हैं कि समय का ज्ञान न केवल मनुष्य को बल्कि अन्य जानवरों को भी होता है। उनको भी भूतकाल की घटनाएं याद रहती है। भविष्य का तो हो सकता है उनको ज्ञान नहीं हो, लेकिन भूतकाल की बातें उनको जरूर पता होती है। जैसे हम देखते हैं कि कोई पशु होता है, वो कहीं चरने जाता है, तो एक बार उसको हम वहाँ ले जाते हैं तो बार बार वहाँ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि उसको वो बातें याद रहती है कि भी भूतकाल में क्या हुआ था। इसी प्रकार से कोई यदि व्यक्ति साक्षर ही नहीं है, यानी बिल्कुल अनपढ़ है, तो भी वो भूतकाल, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल को समझता है। तो मतलब ये हुआ कि समय जो है वो एक व्याकरण पर आधारित संकल्पना नहीं है। यानी यदि व्यक्ति को व्याकरण का ज्ञान नहीं है, यदि व्याकरण का ज्ञान नहीं है, तो भी वो क्या है, समय को समझता है। लेकिन टेंस का जो अध्ययन है, समय का जो अध्ययन करते हैं टेंस के अंतर्गत, वो होता है व्याकरण पर आधारित संकल्पना। यानी हम जब समय को व्याकरण पर आधारित संकल्पना के रूप में समझते हैं, तब हम उसको कहते हैं टेंस। तो बच्चों, यही अंतर है टेंस और टाइम। तो टेंस का यदि हम हिंदी में अर्थ समझे तो काल नहीं होकर के हम उसको कह सकते हैं टेंस का अर्थ हम ले सकते हैं, यानी टेंस है उसका अर्थ हम ले सकते हैं काल विभाजन। यानी काल विभाजन किसके आधार पर? क्रिया के आधार पर। ठीक है, यानी क्रिया के आधार पर जो है वो काल विभाजन जब हम पढ़ते हैं तो उसको हम कहते हैं टेंस। यानी किसी एक शब्द में टेंस को परिभाषित करना या उसका अर्थ बताना संभव नहीं है। तो टेंस का क्रिया के आधार पर जब हम उसका काल विभाजन समझते हैं तो उसको हम कहते हैं टेंस। अर्थात क्रिया के विभिन्न रूपों का अध्ययन, यानी कोई भी क्रिया या वर्ब है, क्रिया यानी वर्ब, तो क्रिया के विभिन्न रूपों का अध्ययन क्या कहलाता है? टेंस कहलाता है। तो टेंस में वैसे मुख्य 3 भाग तो वही होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। टाइम में भी वही होते हैं, लेकिन ये चूंकि व्याकरण पर आधारित संकल्पना, इसलिए हम इसको टेंस के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो क्रिया के विभिन्न रूपों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? टेंस कहलाता है। तो मैं आपको ये कुछ चीजें जो मेरे पास प्रिंट है, मैं उस PDF आपको लेके चलता हूँ। तो आप यहाँ देखें, ये मैंने जो यहाँ पर पूरा प्रिंट करके रखा है। तो आप इस वीडियो को रोक करके और इन चीज़ों को आप यहाँ से अपनी कॉपी में नोट रखा करें, ताकि आपके नोट्स भी साथ में तैयार होते रहें।
तो ये परिभाषित भी मैंने यहाँ पर किया है, जो मैंने आपको बातें बताई है उसी प्रकार से मैंने आपको यहाँ पर परिभाषित करके लिखा है। तो आप देख सकते हैं कि समय के भी 3 भाग होते हैं और काल के भी 3 भाग होते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि टेंस को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब इनके अंदर प्रत्येक टेंस में जो है यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में हमारे पास 4 प्रकार के क्रियाकलाप होते हैं, गतिविधियां होती है। तो वो सभी टेंसेस में इन्हीं नामों से जानी जाती है। जैसे प्रत्येक टेंस का पहला भाग होता है इनडेफिनिट टेंस, या इसको हम सिंपल टेंस भी कहते हैं। दूसरा भाग होता है कंटिन्यूअस टेंस, और तीसरा होता है परफेक्ट टेंस, और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इसके अंतर्गत हम इन 5 प्रकार के वाक्यों के अध्ययन करते हैं। तो बच्चों, इनडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इनके जो नाम हैं, इनके नाम के आधार पर ही इनके अंदर जो घटनाएं हैं उनका अध्ययन करते हैं। हम उनको पढ़ते हैं कि इनडेफिनिट या कंटिन्यूअस या परफेक्ट है। तो मैं आपको थोड़ा सा इनको बताता हूँ कि इनडेफिनिट नाम क्यों होता है, या कंटिन्यूअस का क्या अर्थ है, परफेक्ट का क्या अर्थ है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्या अर्थ है। तो मैं यहाँ पर आपको पहले 4 वाक्य लिखता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि आप इनको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैं एक वाक्य लिखता हूँ, रामपत्र लिखता है। और दूसरा वाक्य है राम पत्र लिख रहा है। और तीसरा वाक्य हम लेते हैं कि राम पत्र लिख चुका है। और चौथा वाक्य हम लेते हैं राम 1 घंटे से एक पत्र लिख रहा है। ये वर्तमान काल के हमने 4 वाक्य लिए हैं। तो हम इनको कौन से टेंस में रखेंगे, यानी प्रेजेंट की जो 4 एक्टिविटीज होती हैं इनमें किस में रखेंगे, ये इन वाक्यों से भली भांति स्पष्ट होता है। जैसे आपके पास पहला वाक्य है कि राम पत्र लिखता है, यानी ये वर्तमान में क्यों है, क्योंकि लिखता है यानी ये उसके जीवन से जुड़ी हुई घटना है और वो ऐसा करता है, तो इसलिए ये वर्तमान का हुआ। अब ये है कि ये इसका नाम, इस घटना का जो नाम है वो क्या रखें, तो लिखता है, यानी न तो वो लिख रहा है न लिख चुका है, मतलब ये कि लिखता है, हमें पता नहीं कब लिखता है। तो इस प्रकार से हमें ये देखते हैं कि इसका टाइम जो है वो इनडेफिनिट है, यानी इसका कोई समय नहीं है, तो एक सामान्य घटना है। तो इसलिए इस टेंस को यानी इस गतिविधि को नाम देते हैं इनडेफिनिट। इसलिए इसका जो नाम है वो क्या हो जाता है, इनडेफिनिट टेंस। तो बच्चों देखें कि यानी इस प्रकार की घटनाएं जो जिनका समय निश्चित नहीं है तो वो आती है इनडेफिनिट में। यानी इसको हम हिंदी में लिखें तो इनडेफिनिट का मतलब हो गया अनिश्चित काल, अनिश्चित काल। यानी वर्तमान की वो सब घटनाएं जिनका समय निर्धारित नहीं है वो होती है इनडेफिनिट टेंस। तो इस प्रकार के सभी वाक्य किस में आते हैं, इनडेफिनिट टेंस में आते हैं।
फिर दूसरा हम वाक्य ले रहे हैं कि राम पत्र लिख रहा है, अर्थात ये घटना अनवर्त गतिशील है, यानी ये काम हो रहा है, यानी ये रियल प्रेजेंट हो गया, यानी वास्तविक वर्तमान काल हो गया, इसमें कार्य हो रहा है। तो हो रहा है मतलब कंटिन्यू, यानी इसको हम इसलिए नाम देते हैं कंटिन्यूअस। ठीक है, कंटिन्यूअस टेंस। तो इसको हम हिंदी में लिख सकते हैं अनवर्त काल, यानी ये घटना जो अनवर्त जारी है। ठीक है, अनवर्त काल। तो इस प्रकार वे सब घटनाएं जिनमें कोई कार्य जारी है या घटना जारी है, तो वो होता है कंटिन्यूअस टेंस। तो इसलिए वैसी घटनाओं को कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास है राम पत्र लिख चुका है, यानी इसमें कोई कार्य हो चुका है, और हो चुके होने को हम कहते हैं परफेक्ट, यानी पूर्ण। इसलिए ऐसी घटनाओं को हम किस में लिखते हैं? परफेक्ट टेंस में लेते हैं। तो इसका अर्थ हो गया पूर्ण काल, अर्थात वे घटनाएं जो पूर्ण हो चुकी है वो होती है परफेक्ट टेंस के अंदर। और फिर हमारे पास एक ये वाक्य है कि राम 1 घंटे से एक पत्र लिख रहा है। तो बच्चों यहां भी काम हो रहा है और यहां भी काम हो रहा है, दोनों में एक ही अंतर है कि यहां पर जो है वो सिर्फ कार्य हो रहा है, और यहां पर जो है वो 1 घंटे से कार्य हो रहा है, यानी इसमें 1 घंटे का काम हो चुका है और आगे जारी है। तो अपने ये देखते हैं कि ये 1 घंटे का कार्य संपन्न हो चुका है और आगे जारी है, इसलिए ये हो गया परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है। तो इसलिए इस प्रकार के वाक्यों को हम लेते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, क्योंकि इसमें एक पूर्णता का आभास भी है कि जो है वो 1 घंटे का कार्य पूर्ण हो चुका है और आगे कंटिन्यूअस है। तो इसलिए इस प्रकार की घटनाओं को हम लेते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो ये न केवल प्रेजेंट में बल्कि पास्ट और फ्यूचर में भी ऐसा ही होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि राम एक पत्र लिखता था, तो पास्ट की होगी, वो लिखता था यानी पता नहीं कब लिखता था, तो ये इंडेफिनिट होगी पास्ट की। और लिख रहा था, तो इससे ये हो गया कि पास्ट में कंटिन्यूअस था, यानी जारी था काम। लिख चुका था, यानी वो जब वो पास्ट में ये कार्य परफेक्ट हो चुका था, पूर्ण हो चुका था। और यदि किसी समय से लिख रहा था, तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस थी, यानी कुछ इसका हिस्सा पूरा हो चुका था और आगे जारी था। और ऐसे ही 4 प्रकार के क्रियाकलाप हो सकते हैं, फ्यूचर में भी हो सकते हैं। जैसे राम एक पत्र लिखेगा, यानी ये कार्य होगा, पता नहीं कब लिखेगा, तो इसलिए ये इंडेफिनिट हो जाता है। और यदि लिख रहा होगा, यानी ये कार्य भविष्य में जारी होगा, तो वो हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में, यानी वो फ्यूचर में जो है कंटिन्यूअस घटना हो गई। लिख चुका होगा, तो वो चूंकि कार्य हो चुका होगा भविष्य में, तो वो होती है परफेक्ट टेंस, यानी फ्यूचर का परफेक्ट हो जाएगा। और यदि किसी समय से लिख रहा होगा, जैसे 1 घंटे से पत्र लिख रहा होगा, तो यानी 1 घंटे का कार्य पूर्ण हो चुका होगा और आगे कंटिन्यूअस होगा, तो ये हो जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो बच्चों सभी टेंस में इस प्रकार से 4 प्रकार की इन गतिविधियों का हम अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास टेंस के 3 भाग होते हैं, जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और इनके अंदर 4 प्रकार की गतिविधियां होती है, और प्रत्येक गतिविधि में 5 प्रकार के वाक्य होते हैं। तो आपके पास 3 हुए टेंस, ठीक है, 4 प्रकार की उनमें हुई गतिविधि, और प्रत्येक में 5 प्रकार के हुए वाक्य। तो इस प्रकार से हमें इन 60 बातों का अध्ययन करना है। और आपको मैंने बताया था कि यदि हम एफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ लेते हैं, तो हम बाकी की सभी चीजों को या बाकी के सभी वाक्यों को बिल्कुल आसानी से एक दूसरे में बदल सकते हैं। तो ये जो है वो इसका मतलब ये हो कि हम यदि एक वाक्य सीख लें 12 टेंसेस का, तो हम बाकी वाक्यों को बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आज मैंने आपको जो है वो कुछ प्रारंभिक संकल्पनाएं आपको बताई है। इसके बाद हम अब टेंसेस को शुरू करेंगे। ठीक है, मिलेंगे अगली क्लास में।